क्रिप्टो पर आजकल बड़े पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं। यूएस में क्लैरिटी एक्ट को सेनेट बैंकिंग कमेटी ने पास कर ही दिया है। अब हाउस वोट होगा वहां पे एंड फिर ट्रम्प के पास जाएगा वो। एंड इसके पास होते ही क्रिप्टो का ना एक नया दौर, एक नया एरा शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वापस बिटकॉइन ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है इसके बाद जब ये पास हो जाएगा। फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जितने आप यूएस में देखो, जेपी मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, मॉर्गन स्टैनली, ये सब बिटकॉइन में एंट्री ले रहे हैं। यूरोप में भी बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, माइका रेगुलेशंस में। एंड इनका असर, इनका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी पर आज आपसे मैं बात करूंगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे, आपके पोर्टफोलियो पे, फिर इंडिया पर कैसे होगा। और आज मेरे साथ कनेक्ट करेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आप बताइए। काशिफ भाई, काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं यूएस से क्रिप्टो से रिलेटेड, एंड क्रिप्टो को काफी बूस्ट भी मिलेगा इससे वर्ल्ड वाइड, एंड आई थिंक इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो आप यही समझाएं कि क्रिप्टो को लेकर ग्लोबली क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है क्रिप्टो में ग्लोबली। यूएस तो बहुत आगे चल रहा है क्रिप्टो में। एक्चुअली क्या है कि हमारा फोकस प्राइसिंग पे रहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये इंडस्ट्री अभी भी शुरू ही नहीं हुई है। क्योंकि ये इंडस्ट्री तब शुरू होती है जब इसकी पूरी तरीके से एक ना एक दिन रेगुलेटरी या दुनिया के अंदर जो कानून बन रहे हैं वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं बने थे। पहली बार जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो जो जहां से डॉलर आता है, वही अगर सोचिए कि क्लैरिटी एक्ट, जो कि नाम से ये बता रहा है कि जो डिजिटल एसेट्स पे जो क्लैरिटी लेके आ रहा है अमेरिका, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना रहा है जो कि ऑलमोस्ट पास होने की कगार पे है। क्योंकि उसको काफी सपोर्ट है। हाँ, उसमें थोड़े कुछ हर्डल्स हैं, बट वो वहां पे बैठ के उसको मिटिगेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत इंटरेस्टेड है उसमें। वो पहले अनाउंस कर चुका है कि जैसे ही उसके पास आएगा वो साइन कर देगा। तो वैसे भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रो क्रिप्टो है, तो ये क्लैरिटी एक्ट वहां पे साइन जैसे ही हो जाएगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि क्लैरिटी एक्ट ये बोल रहा है कि जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ बैंक हैं, कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में अभी साइड पे बैठी हैं, अभी भी आपको यकीन नहीं होगा कि आपको लग रहा होगा कि अमेरिका तो बहुत प्रो क्रिप्टो है, सारी कंपनीज वहीं से आ रही हैं, यूएसडीसी, यूएसडीटी, कॉइन बेस। लेकिन अभी भी वहां पे बहुत अप्रीहेंशन है, क्योंकि जो बड़ा पैसा होता है वो तब तक एंटर नहीं करता है किसी इंडस्ट्री में जब तक सारी चीजों की क्लैरिटी ना हो। तो क्लैरिटी एक वहां पे दो तीन चीजों की क्लैरिटी दे रहा है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि रेगुलेटर कौन होगा वहां पे। तो वहां पे अभी लड़ाई सीएफटीसी और एसईसी में है। एसईसी जो कहता है कि क्रिप्टो सिक्योरिटीज होती हैं तो ये मैं मैनेज करूंगा, सीएफटीसी कह रहा था नहीं ये कमोडिटीज होती हैं तो ये मैं मैनेज करूंगा। अब दोनों में ये डिसाइड हुआ है कि पूरे क्रिप्टो को हम डिवाइड करेंगे सिक्योरिटीज में और कमोडिटीज में। उसके हमने पैरामीटर्स बता दिए कि कौन सा क्रिप्टो कमोडिटी होगा, कौन सा सिक्योरिटीज होगा। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो क्रिप्टो दो भागों में बढ़ जाएगा और इसके अलग अलग रेगुलेटर्स होंगे। और किसी भी क्रिप्टो को अगर जो सिक्योरिटीज होगा ठीक है, जो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन सिक्योरिटीज में फॉल करेंगे, लेकिन उनके पास मौका होगा कि वो अपने आप को कमोडिटी कहलवाएं अगर वो उन पैरामीटर्स को मीट कर लें। और वो अच्छे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अगर किसी को कमोडिटी कहलवाना है तो वो अपने आप को इतना डिसेंट्रलाइज कर ले जाएगा कि उस पे किसी एक व्यक्ति या चार व्यक्तियों का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स पे अभी बहुत लोगों को लगता है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन सेंट्रलाइज हैं। फ्यूचर में ये अच्छी खबर होगी कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को एक टारगेट मिल जाएगा कि वो अपने आप को जो है डिसेंट्रलाइज कहलवाएं, तो वो अच्छा काम करेंगे अपने आप को। एक विजन मिल जाएगी। तो ये अच्छी चीज है। और एक बार ही कोई चीज कमोडिटी की श्रेणी में गिर गई ना, तो उसमें उतना ही पैसा एंटर होगा, उतना ही अटेंशन मिलेगा। जैसे और उसके जो रूल्स इतने इजी हो जाएंगे, जैसे गोल्ड को लेके वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। गोल्ड की मार्केट कितनी बड़ी है यूएस के अंदर, पूरी दुनिया में गोल्ड को एज अ कमोडिटी देखा जाता है। तो सोचिए कि कोई अगर कोई डिजिटल एसेट अगर इस श्रेणी में गिर गया, कमोडिटी की श्रेणी में, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि उसका जो टैम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ये एक है। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारे क्लैरिटी एक्ट के अंदर चीजें हैं। एक्सचेंजेस की लाइसेंस से लेके, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लाइसेंस से लेके, स्टेबल कॉइन को लेके काफी चीजें, जैसे बैंक्स वहाँ पे परेशान है। एक्चुअली ये हर्डल अभी के पास तो कब का हो चुका होता है, वहाँ पे जो बैंकिंग फर्टिनिटी है वो ये कह रही है कि अगर स्टेबल कॉइन पे कोई यील्ड नहीं मिलनी चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। जैसे बैंकों के अंदर जब आप पैसा रखते हो तो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि बस हमें इतना इंश्योर कर दो कि स्टेबल कॉइन
अगर किसी कंपनी ने के पास किसी ने जमा किया तो उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। ये अगर इस पे काफी बहस चल रही, इसी वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। ये आपस में बैठ के अगर इन्होंने सॉल्व कर लिया तो क्लैरिटी एक्ट इज अ रियलिटी, जो कि जो बेटिंग मार्केट्स हैं वही कह रही है कि अगस्त से पहले पूरे चांसेस हैं कि क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे ये पड़ेगा, जब पूरी दुनिया कहेगी भाई ऐसा है, अब अमेरिका ने कर दिया है, अब पूरा उसकी कंपनीज उसके बैंक्स पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे होंगे, और उसके बैंक्स और उसकी कंपनीज बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। मतलब उनकी एक एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाएगी क्रिप्टो से। ठीक है, आज की डेट में 2.5 लाख डॉलर के सैलरीज ऑफर कर रहे हैं। आपने पीछे एक रिपोर्ट देखी होगी, 8 से 10 बैंक्स हायरिंग चालू हो चुकी है वहाँ पे। और अभी से वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, मॉर्गन स्टैनली ने तो एक एक्सचेंज लॉन्च कर दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉइनबेस से सस्ती हमारी ट्रेडिंग होगी। मतलब ये बैंक्स जो हैं ये एक्सचेंजेस भी बन जाएंगी। अब इतना कुछ होगा पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया की जाग खुलेगी, पूरी दुनिया कहेगी यार ठीक है, ऐसा है कि अब अमेरिका ने कर दिया है, इन्हीं का पेपर कॉपी करके 60%, 70%, 50%, कोई तो 100% वैसे का वैसे ही इम्प्लीमेंट कर देगा। सो मेरा यही मानना है कि देखिए, अभी भी मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो बहुत रिस्की है, और 90-90%, 99% तक और इसमें 99% तक चीजें जो हैं वो अभी भी जीरो हो सकती हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है आपको कि ये रिस्की प्रोपोजिशन है, इसके अंदर आप 100% अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सारी चीज़ें डेवलपिंग हैं, अब क्लैरिटी आने लग गई है। और इसमें आपको पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर आप ले सकते हो, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, और वो भी आप बिटकॉइन से शुरू कर सकते हो। और आपको मिनिमम 7 to 8 ईयर्स का एक पर्सपेक्टिव लेके चलना है, जब जैसे आप गोल्ड में लेके चलते हो, प्रॉपर्टीज में लेके चलते हो, रियल एस्टेट में भी तो आप ये लंबी अवधि के लिए सोचते हो ना। तो लंबी अवधि के और लंबी विजन वाला ही इसमें एंटर करे तो बेहतर है। कश्यप भाई, जैसे क्लैरिटी एक्ट को यूएस में बैंकिंग कमेटी ने पास कर दिया है, ट्रम्प ऑलरेडी कह चुके हैं कि जब भी उनके पास ये आएगा तो वो इस पर साइन कर देंगे, वो बिल बन जाएगा। फिर यूएस में आप देखो, मॉर्गन स्टैनली क्रिप्टो एक्सचेंज के जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। नए क्रिप्टो ईटीएफ्स हर हफ्ते हम देख रहे हैं वहां पे लॉन्च हो रहे हैं। फिर चार्ल्स श्वाब भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस यूजर्स को दे रहा है यूएस में। और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स यूएस में, यूरोप में क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका है। सो इतने पॉजिटिव अपडेट्स हर जगह से जब क्रिप्टो वर्ल्ड में आ रहे हैं, बट फिर भी बिटकॉइन का जो प्राइस हम देख रहे हैं वो 30 से 40% नीचे अभी भी। इन सब डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट प्राइस पे क्यों नहीं दिख रहा? मैं क्यों बिटकॉइन अभी भी 70 से 75 हजार पे अटका हुआ है? यार इसका सीधा सा आंसर है अयाज भाई। आपके पास सपोज करिए 100 रुपये पड़े, और आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, एक है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स, दूसरा ऑप्शन है S&P 500, मतलब अमेरिका की स्टॉक मार्केट। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास गोल्ड। आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड ने क्या रिटर्न्स दिए। ठीक है, तो ग्राहक ने अपने जो एलोकेशन है, चाहे वो फोमो में आके कह लो, चाहे गोल्ड के रिटर्न्स को देखते हुए कह लो, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपनी गिन ही रहा था, S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई को बार बार ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि ये रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। गोल्ड एक रेगुलेटेड मार्केट है, S&P 500 रेगुलेटेड मार्केट है। S&P 500 में भी जो सबसे ज्यादा, S&P 500 के अंदर कंपनियां तो 500 कंपनियां हैं, आपको पता है, तभी तो उसको कहते हैं ना S&P 500। 500 कंपनियों में से 40 कंपनियां ही उसके वेट को ऊपर ले जा रही हैं, और उसमें से भी जो एआई की कंपनीज है 7-8, मैक्सिमम जो रिटर्न्स हैं उन्हीं कंपनियों में आ रहे हैं। आज की डेट में हफ्तों के अंदर, एक एक हफ्ते में 100-100% का रिटर्न दिया है, जो वहाँ एआई के स्टॉक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के स्टॉक्स हैं। मुझे बताओ कि किसी बंदे का क्यों ध्यान जाएगा बिटकॉइन पे और ऑल्ट कॉइन पे, जब स्टॉक मार्केट आपकी 100-100%, 150-150% का रिटर्न दे रही है। आप समझ रहे हो ना बात को? और वो भी एक रेगुलेटेड मार्केट में इतना रिटर्न आ रहा है, तो क्यों बंदा रिस्क लेगा भाई? समझ रहे? एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में होता क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स पिटे पड़े। ठीक है, तो एक विश्वास ड्रैग डाउन होता है, लोगों के नुकसान इसमें हुए हैं पास्ट में भी। और कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है कि इसके अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो रही है। ठीक है, रिटेल अभी भी गायब है।
और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि जब भी कोई मैक्रो का इवेंट होता है, तो ये उसी हिसाब से जैसे स्टॉक मार्केट्स को बिहेव करती हैं वैसे ही है। जैसे अगर कोई पैनिक आया तो वो भी सेल होता है, कोई अच्छी खबर आई तो स्टॉक मार्केट्स तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता। तो अभी भी ये मार्केट ना बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है, मेरा यही कहने का मतलब है। अगर हम इनको S&P 500 से कंपेयर करें, गोल्ड से कंपेयर करें, आप 1 डेढ़ ट्रिलियन की मार्केट कैप को अगर आप 30 30 ट्रिलियन की मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट अभी भी बड़ी नेसेंट स्टेज पे है। एक चीज कंफर्म जरूर है कि जब लोग S&P 500 से फ्री होंगे, आपको भी पता है बबल कैटेगरी में आज की डेट में सब चीजें हैं। जिस हिसाब से S&P 500, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में बर्बादी हो रही है दुनिया में, और रिसेशन की बातें हो रही हैं, और इधर S&P 500 अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली क्या है कि पूरी दुनिया को रिटर्न्स के लिए सिर्फ एआई दिख रहा है, एआई का इतना हाइप हो गया। और ये ऐसा नहीं कि एआई इज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर, बट हमने हर चीज टेक्नोलॉजी में देखा है, एक बबल कैटेगरी फॉर्म होती ही होती है कि आप के जो स्टॉक्स हैं वो एक बबल .com में भी ऐसे ही गए थे, ब्लॉकचेन में भी अभी पीछे क्रिप्टो भी इसीलिए बढ़ा था। तो ये एक बबल कैटेगरी फॉर्म होती है, फिर वहां से ये चीजें सेटल डाउन होती हैं। जब सेटल डाउन हो रही होंगी, तो लोगों ने जो S&P 500 में प्रॉफिट बनाया वो कहेंगे यार अच्छा, यार अभी भी कुछ बचा है क्या, ऐसा सेक्टर जहाँ पे वी कैन लाइक मेक मनी। वो पैसा मूव इन होता है फिर आपका बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में। पहले तो बिटकॉइन में आएगा, फिर उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में, और देन वो मार्केट भी फिर क्रैश करेंगी। सो पॉइंट ये कि पैसा तो वही है ना, पैसा एसेट्स के बीच में रोटेट होता रहता है। अभी इतना अच्छा रिटर्न दे रही है S&P 500 के लोगों को। अगर आप बोलोगे कि बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन पागल हो गया क्या यार, मैं इतना बढ़िया रिटर्न बना रहा हूँ वहां पे, मैं क्यों जाऊंगा। कशिश भाई, आपने एक बात कही कि बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप देखो, ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, फिडेलिटी, ये सब बिटकॉइन में एंट्री ले रहे हैं, इसकी हमने बात की। सो अब इतनी वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में देखने को नहीं मिलती, इवन तो वॉलेटिलिटी है, बट पहले की तरह जैसे हर हफ्ते 10 से 12% जो था हमें स्विंग देखने को मिलता था तीसरे चौथे दिन, वो अब नहीं मिलता। सो क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में जैसे पहले बड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलते थे, अब उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, अब रिटर्न्स यहाँ पे कम हो गए? रिटर्न्स तो क्यों नहीं मिलेंगे, रिटर्न्स तो देखो ना, मार्केट अभी भी बहुत छोटी है। आप अगर गोल्ड से ही कंपेयर कर लो, अगर स्टोर ऑफ वैल्यू में से बिटकॉइन को और गोल्ड को कंपेयर कर लो, क्या ही है बिटकॉइन अभी गोल्ड के सामने। सो ऐसा नहीं कि अभी स्कोप बहुत है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन और गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड की मार्केट कैप अगर 30 ट्रिलियन 32 ट्रिलियन से ऊपर की अगर है टोटल मार्केट कैप, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप देख लीजिए। अगर बिटकॉइन अगर 10% भी या 15% भी अगर उसका गोल्ड का ले जाता है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो 50%, 15% भी ले जाता है, तो अभी भी बिटकॉइन के अंदर 4.5 ट्रिलियन अगर एंटर कर जाता है अगले कुछ सालों में, तो आप खुद समझदार हैं कि बिटकॉइन के अंदर तो बहुत स्कोप है। और ऑल्ट कॉइन्स में क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स हैं काफी सारे, 90% एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, इनफैक्ट 95% एक्सपेरिमेंट्स हैं। कुछ उसमें सरवाइव करेंगे और मैक्सिमम उसमें जैसे .com बबल में हुआ था वो फेल हो जाएंगे। लेकिन जो सर्वाइवल करेंगे वो आपको और मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कुछ ब्लॉकचेन्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी 100 100 बिलियन 200 बिलियन मार्केट कैप है, प्रूफ ऑफ वर्क है, काफी सारे इंस्टीट्यूशनल टाइप्स हैं, ब्लैक रॉक उस पर अपना फंड लेके आ रहा है। ठीक है, सो यू नो कि हाँ यार हाईली डिसेंट्रलाइज है। और अभी एक क्लैरिटी एक्ट आएगा ना, तो उसके अंदर तो आप खुद देखेंगे कि कमोडिटी की श्रेणी में जाने के लिए कितना सिर्फ दो चार ही, इनफैक्ट चार भी मैंने बहुत बोल दिया, दो तीन ही होंगे जो कमोडिटी की श्रेणी में गिरेंगे। लेकिन हर साल उसमें श्रेणी में जाते रहेंगे प्रोजेक्ट्स। वो एक अच्छी चीज है, उससे क्या है कि लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि क्या वर्थ है क्या वर्थ नहीं है। सिक्योरिटीज में रहना रिस्की होगा बहुत। सिक्योरिटीज ऐसी ही होंगी जैसे कंपनीज होती हैं, और कमोडिटीज में रहना रहना थोड़ा सेफ माना जाएगा। सो अच्छा है कि मार्केट मैच्योर हो रही है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि बिटकॉइन रिटर्न देगा नहीं देगा, बिटकॉइन टोटल जो ग्लोबल पाए है, ठीक है, अगर जो इन्वेस्टेबल मनी, जो पैसा लोग क्या करते हैं, चाहे कंपनीज हो या लोग हो या कंपनी या नेशंस हो, उनका काम क्या होता है, कभी सोचा है आपने? आपका काम क्या है? आप सुबह उठते हो, शाम तक काम करते हो, काम करने के बाद आप एक कमाई करते हो, कमाई करने के बाद आप एक खर्चा करते हो, खर्चा करने के बाद क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आप कहते हो अपनी अपनी वाइफ से जाके कहते हो कि यार लेट्स सेव फॉर द फ्यूचर, और बच्चों के लिए सेव करते हैं। यही काम है आपका। ठीक है, इतने ही काम के लिए आए हो आप। ठीक है। यही काम यही काम कंपनीज भी करती हैं। कंपनी क्या करती है, सुबह उठती है, शटर खोलती है,
एम्प्लॉयज आते हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस होती है, वो उसको बना के एक्सपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिकली बेचते हैं, प्रॉफिट आता है, खर्चा करते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। ऐसी नेशंस हैं। अब ये तीनों जो सेव करते हैं, ये जो सेविंग है, ये अलग अलग एसेट में करते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये जो टोटल फ्यूचर की सेविंग जो है, इसकी मार्केट कैप है भाई 900 ट्रिलियन। कितना? 900 ट्रिलियन। ठीक है। और अगर हम रियल एस्टेट ले लें और गोल्ड ले लें, ठीक है, तो 350 ट्रिलियन, 400 ट्रिलियन के आसपास है। 300 ट्रिलियन, 330 ट्रिलियन के आसपास तो रियल एस्टेट मार्केट है पूरी दुनिया की। अब 400 ट्रिलियन तो सिर्फ दो ही एसेट का बता दिया मैंने टोटल। अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, स्टॉक मार्केट्स, 85 तरीके के बॉन्ड्स, पूरी दुनिया के अगर हम टोटल कर लेंगे तो 800-900 ट्रिलियन पे आप मनी मार्केट को इंक्लूड कर लेंगे। 900 ट्रिलियन में बिटकॉइन कितना है आप बताइए? 1 ट्रिलियन भी नहीं है, 1.5 ट्रिलियन होगा। ठीक है। सो टोटल मार्केट कैप ही 2.5 ट्रिलियन की है क्रिप्टो की। तो इन्वेस्टेबल मनी जो एक आदमी, मैंने आपको एग्जांपल बताया, और कहाँ बिटकॉइन है, तो अब आप इसमें मैथ जोड़ लो। अगर बिटकॉइन होता 100 ट्रिलियन का या 50 ट्रिलियन का, सपोज एक एग्जांपल, तो हम कहते हैं यार ग्रोथ नहीं है भाई, हो गया काम इसका। ठीक है। तो जैसे हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड अभी भी, गोल्ड में भी अब कहते हैं, लोग कहते हैं गोल्ड, गोल्ड में भी स्कोप है। लोग कहते हैं ना गोल्ड, तो गोल्ड भी यार क्या है, गोल्ड की मार्केट बेसिकली क्या है? ये जितनी भी मनी मार्केट्स जो बनाई है इंसान ने पिछले कुछ सालों में तो बनी है, 50-60 सालों में, तो ये प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहते हैं इसे, आपको पता है एक टर्म है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ये होती है कि हम इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेके आए लोगों के पैसे को जेब से, उनकी जेब से निकालने के लिए। दुनिया ने तरह तरह के फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके, और इतने टेक्निकल प्रोडक्ट्स आते हैं कि आदमी कहता है यार गजब, गजब। ठीक है। और फिर रोहित शर्मा और धोनी अंकल आते हैं, वो कहते हैं ये सही है भाई, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो आपको लगता है ओ भाई यही सही है। तो गोल्ड, गोल्ड की तरफ से कोई अंकल नहीं आता है। कभी देखा है गोल्ड की तरफ से एक अंकल आया और बोले गोल्ड सही है, गोल्ड सही है भाई? कोई नहीं आता। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो क्या है, म्यूचुअल फंड सही वाले एड्स जो चल रहे हैं ये सही नहीं है? यार फ्री में तो आ नहीं रहे ना। बिल्कुल। सही है, सही है कहने के लिए कुछ तो सही है कर रहे होंगे वो। बिल्कुल। फ्री में या तो ये हो कि बहुत निष्ठा भाव से, ईमानदारी से वो घर से निकले और बोले यार आज दुनिया को ये बताना है कि ये सही है। ऐसा तो नहीं है। पेड कैंपेन्स है, पैसा मिला होगा, एसोसिएशन दे रही है। अब 3,000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और उसमें से लार्ज कैप फंड्स में से 75% ने इंडेक्स को बीट नहीं किया पिछले 10 सालों में। बिल्कुल। अब किसी ने 10 साल पहले सोचो पैसा लगाया हो और उसने, उसके फंड ने इंडेक्स को बीट ना किया हो, 75% फंड्स ने, 80% मिड कैप फंड ने बीट ही नहीं किया इंडेक्स को। तो कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग से हमने पिछले 50 सालों में गोल्ड को इग्नोर करवा दिया, और हमने ये इंस्ट्रूमेंट बना दिए, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट में जब पैसा आता है तो बेसिकली क्या है कि वो, इसको ये कहते हैं कि भाई मार्केट में पैसा आ रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, घूम रहा है पैसा सिस्टम में। गोल्ड में जब पैसा जाता है तो पार्क हो जाता है। ठीक है। तो पार्क जरूर हो जाता है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड बेयर मिनिमम इतना तो रिटर्न देता ही है कि जितना आपका मार्केट में इन्फ्लेशन होती है उसको एटलीस्ट वो बीट कर देता है। चाहे आपके बहुत बड़े रिटर्न नहीं देता है, बट एटलीस्ट आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू को, इसीलिए कहा जाता है कि आपके परचेजिंग पावर को रिटेन कर देता है। क्या आपके म्यूचुअल फंड्स रिटेन कर देते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि कई म्यूचुअल फंड्स आपके इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए, और कई म्यूचुअल फंड्स तो आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए। तो कश्मीर सो भाई। होता हम्म। क्या है, इसलिए धीरे धीरे, धीरे धीरे ऐसा होगा, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग नहीं हुई, क्योंकि गोल्ड पे आप बहुत ज्यादा, गोल्ड यील्ड नहीं देता बेसिकली। गोल्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, यील्ड नहीं आता।
अब लेकिन लोगों को फिर भी गोल्ड ही समझ में आया, तो गोल्ड, इसलिए गोल्ड में पैसा आ गया, क्योंकि गोल्ड की ना एक हिस्ट्री है यार, और छोटी मोटी हिस्ट्री है। मैंने आपको बोला कि हमारे ये जो फाइनेंशियल री इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हिस्ट्री पिछले 30 साल की होगी यार, 40 साल की होगी। गोल्ड की हिस्ट्री है, ओ भाई साहब, इंसानियत, चले जाओ पीछे। उसकी तब से एक हिस्ट्री है उसकी, उस बिलीफ सिस्टम उतना, मुझे लगता है गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो उस बिलीफ सिस्टम को आप कैसे तोड़ दोगे, बेसिकली ये है पॉइंट। तो कशिश भाई, इस सिचुएशन में एक आम इन्वेस्टर क्या करे? म्यूचुअल फंड्स आप कह रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं दे रहे, एंड आई थिंक सही भी है, वहां पे रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इक्विटी मार्केट, आप स्टॉक्स ले लें। सो एक आम इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्फ्लेशन को बीट करे, वरना जो उसकी सेविंग है यार, उसकी वैल्यू तो हर साल घट ही रही है। यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई ना ही इन्वेस्टमेंट कोच हूँ पहली चीज, और ना ही कोई अच्छा इन्वेस्टर हूँ, ना ही मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एज ए इंडिविजुअल, एक इंसान जब सुबह उठता है, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उसकी पहली प्रायोरिटी की निष्ठा भाव से, ईमानदारी से मेहनत करे। ठीक है, कोई लेजीनेस ना बरते, आज मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वही काम पे जाना है, और ईमानदारी से जो काम करना है वो करो। जब आप इतनी मेहनत से पैसा कमाओ, तो उस पैसे को आप हल्के में मत लो, क्योंकि वो आपकी बहुत मेहनत का पैसा है। आपका मन नहीं कर रहा था उस दिन काम करने का, आपने अपने मन को मार के, आप बीमार थे, आपकी तकलीफ थी कमर में, आपने फिर भी मेहनत करके वो पैसा कमाया है। मत भूलिए कि ये पैसा वाकई में आपकी एक जिस्म की, आपकी रूह की एक बहुत ही मेहनत की एक कमाई है। अब इस कमाई को आप सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्ट कर दो कि वो कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था, ये गलत है। ठीक है, आपको सिर्फ थंब रूल ये रखना है कि जब भी मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पैसे के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिस्क क्या क्या है, रिस्क को इवैल्यूएट करें। बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, रिस्क को इवैल्यूएट करना है, और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट से पहले चाहे महीना टाइम लगाओ, 2 महीना समझदार व्यक्तियों के साथ बैठो, यूट्यूब पे बैठो, एक अपनी धारणा बनाओ। उस धारणा के अंदर दो तीन सब चीजों का सवाल आपको पूछना है। क्या जो मैं जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मतलब मैं कल, आज रात को पैसा चाहूं, तो क्या आज रात को ये मुझे पैसा मिल जाएगा? अगर मैं जिस चीज में, अगर मैं किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो आगे किन चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है? क्या पता आपने एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पैसे लगाए 100 रुपए, उसने उठा के बड़ी रिस्की चीजों में पैसा लगा दिया, लगा रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने तो यार, बड़ी कंपनी है सपोज XYZ, उसके उसमें लगाया था, बट क्या पता वो कंपनी आगे बड़ी रिस्की चीजों में लगा रही है। ठीक है, तीसरी चीज, हाँ तीसरी चीज कि यार, मेरी कल को ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI वी आई, ये कल को मेरा बॉस बोल दे कल से नौकरी पे नहीं आना। ठीक है, तो क्या ये मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मैं एकदम विड्रॉ कर पाऊंगा? कोई लॉक इन तो नहीं है? लिक्विडिटी हाई है कि नहीं? क्या जब मैं इनको जल्दी विड्रॉ करने जाऊंगा तो इनमें कहीं चार्जेस तो नहीं कटेंगे? क्या इनके हर महीने कोई चार्जेस तो नहीं कटेंगे? क्या ये मेरा जो पैसा है, कल को वो ये तो नहीं बोलेगा आज संडे है, सैटरडे है, मंडे को आना, आज छुट्टी है, आज ये है, आज वो है, हॉलीडे है, शाम को नहीं आना, सुबह को नहीं आना, ये नहीं आना? मतलब बीमारी तो सुबह हो सकती है, और हो सकता है आपको दोपहर में पैसे की जरूरत पड़ जाए, शाम को जरूरत पड़ जाए। ठीक है, प्लस ये कि यार, इसका पास्ट में रिकॉर्ड किया है यार, पिछले 10 साल में क्या रिटर्न्स आए यार। अच्छा, क्या इस टाइम मार्केट्स जो है वो किस स्टेज में है? अच्छा, ये फ्यूचर में ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रेलेवेंट रहने वाले, नहीं रेलेवेंट रहने वाले? मेरी जॉब का क्या सिनेरियो है? ठीक है, और आपके पास फिर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आपका रियल एस्टेट भी आता है। रियल एस्टेट में भी क्या लग्जरी मार्केट बहुत बड़ी होने वाली फ्यूचर में? यार जब लोगों की नौकरी नहीं रहेगी, तो क्या वो 4 बेडरूम लेंगे? क्या ऐसा होने वाला है कि फ्यूचर में 1 बेडरूम की बहुत डिमांड बनने वाली है?
क्या ऐसा होने वाला है कि फ्यूचर में बड़े शहरों में रियल एस्टेट डीकंजेस्ट होंगे, क्योंकि जब लोगों की शायद जॉब्स जाएंगी तो लोग छोटे शहरों में ज्यादा आएंगे? क्या फ्यूचर में ऐसा भी करना चाहिए कि यार कोई ऐसी लैंड लूं जहाँ पे अनाज भी उग सके, कि कल को सर्वाइवल की जरूरत ही पड़ जाए तो ऐसी लैंड हो जो उपजाऊ भी हो? या मुझे फ्लैट में इन्वेस्ट करूं 1 करोड़ रुपए, या मैं जमीन लूं और जमीन में जाके खुद का एक अनाज लूं, एक हैंडपंप लगाऊं, एक उसमें एक बेयर मिनिमम सर्वाइवल के लिए चीजों को एस्टेब्लिश करूं? मैंने 10 मिनट में आपसे एक इतने चीजें पूछ दी। आप खुद सोचो कि आप अंधाधुन, मैं लोगों को देखता हूँ इंसेंटिव आता है, मैं ये आपको अपने दोस्तों की बता रहा हूँ, इंसेंटिव आता है, अचानक 10 लाख रुपए आ गए। वो 10 लाख रुपए को अगले 48 घंटे में इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठक 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 ठक। अबे कहाँ पे? बोला भाई उधर डाल दिए, उधर डाल दिए, उधर डाल दिए। अरे मैंने कहा कहाँ डाल दिए भाई? बोला भाई डाल दिए, इन्वेस्ट करो बस। अरे मैंने कहा कहाँ इन्वेस्ट करो? पीपल जस्ट डोंट फील देयर अर्निंग इज देयर अर्निंग। वो सोचते हैं कि पड़ोसी ने पैसे दे दिए। अरे भाई तुमने कमाए थे ये, तो तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही इस पे ध्यान से दो। मत जाओ किसी के पर्सपेक्टिव पे, किसी के बोलने पे, किसी के एड पे। अपना दिमाग लगाओ शांति से कि यार मुझे अगर जरूरत पड़ गई तो मेरा पड़ोसी नहीं आएगा मुझे पैसे देने। मुझे अगर सुबह जरूरत पड़ेगी तो मुझे दोपहर तक मेरे को लिक्विडिटी चाहिए। सो ये कुछ चीजें हैं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, और मैं अच्छा एडवाइजर भी नहीं हूं, ना मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। बट मुझे इतना पता है कि मेरे मेरे पैसे को भाई बहुत दिनों बाद रियलाइज हुआ, बाय द वे। ये शुरू में नहीं होता है। आप यंग जन जब जब यंग होते हो तो आपको लगता है पूरी जिंदगी पड़ी है, नुकसान हो भी गया तो झेल लेंगे। जब आप 40s में आते हो, देन यू रियलाइज कि यार बहुत कम टाइम है, मेरी प्रोडक्टिव ईयर्स का डिमिनिश होगा। देन यू बिकम वेरी केयरफुल। तो मैं सोचता हूँ काश कि हम लोग 25-27 साल में केयरफुल हुए होते हैं। कश भाई, आप क्लैरिटी एक्ट पे कह रहे थे कि अब क्लैरिटी एक्ट की वजह से सभी कंट्रीज के पास एक एटलीस्ट क्रिप्टो फ्रेमवर्क का आइडिया आ जाएगा कि कैसे मार्केट को रेगुलेट करना है, एंड इंडिया भी इससे काफी चीजें ले सकता है, इसको कॉपी कर सकता है। सो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया इंडिया इज नो प्रो, नॉट प्रो क्रिप्टो। आपने इंडिया अभी प्रो गोल्ड नहीं है यार। फॉरगेट अबाउट क्रिप्टो, बिकॉज इंडिया डजंट वांट टू हैव एन हेडेक। वो हेडेक नहीं चाहती कि हम ऑलरेडी, इंडिया का इस टाइम मेन प्रायोरिटी है कि हम पैसा बाहर ना जाए। सिंपल। जितना पैसा बाहर जाएगा उतना पैसा, उतना हमारा आईएनआर वीक होगा। अगर आज हम स्टेबल कॉइन्स को अलाउ कर दें इंडिया में, क्या होगा? लोग सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के स्टेबल कॉइन्स में डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी इंडिया के लिए बहुत घातक है स्टेबल कॉइन। इनफैक्ट मैं तो बोलता आया हूँ कि स्टेबल कॉइन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया। बट बिटकॉइन भी गवर्नमेंट ऐसे ही देखती है ना। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एसेट, जबकि बिटकॉइन ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फायदा कर सकता है, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है। उसको क्योंकि हम गोल्ड को माइन नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि गोल्ड माइंस नहीं है, लेकिन बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं। ये खूबसूरती है उस एसेट की। हम बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर समझ जाए, अगर हम ये समझ जाएं तो हमारी डिपेंडेंस खत्म हो गई बाहर। उल्टा हम बिटकॉइन को माइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड को माइन नहीं कर सकते। फाइन काश भाई, अभी पीएम ने कहा मतलब इंडिया में कि भाई इंडिया में लोग गोल्ड ना खरीदे क्योंकि इससे फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आईएनआर हम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है, 96 97 पे आ गया पर डॉलर। सो और कितना आईएनआर डिप्रिशिएट हो सकता है और इससे बचे कैसे? आईएनआर डिप्रिशिएट सिर्फ गोल्ड की वजह से नहीं हो रहा है। तेल का भाव बढ़ गया। तेल 60 60 डॉलर पर बैरल पे चलता था, आज 105 डॉलर पर बैरल पे हो गया। तो हमारा कैड नहीं बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों नहीं बढ़ेगा? आपका खर्चा रातों रात डबल हो जाए तो अब गोल्ड को बैन नहीं कर सकते। गोल्ड पे, सॉरी, ऑयल पे बैन नहीं कर सकते। ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते। गोल्ड पे लगाना आसान है, क्योंकि मैं 1 मिनट को ट्रांसपोर्टेशन को डिले नहीं कर सकता। मतलब ट्रक ने जाना है तो जाना है, मतलब वो मेरा क्रिटिकल इंफ्रा है। और लेकिन गोल्ड की को डिले कर सकते हैं, वो पीएम मोदी ने ये बात बोली है। इशू क्या है कि लोग इस पे ऐसा नहीं कि अपने डिले कर देंगे।
चक्कर क्या है कि जब ये महंगा कर देंगे तो अब वही वो है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। सो इंपोर्ट ड्यूटी से क्या होगा कि आपने कॉस्ट बढ़ा दी चीज की। डेफिनेटली इस कॉस्ट का फर्क किसको पड़ेगा? जो जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कहेंगे ठीक है, वो तो पहले ही पोजीशन भी कर लिया होगा उन्होंने। लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए इन्फ्लेशन और बढ़ गई अब, क्योंकि आम आदमी के लिए गोल्ड लेना मजबूरी है। आपको क्या लगता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करता है? आप मिडिल क्लास घर में चले जाएं, वहां जाके किसी व्यक्ति से बात करें जब, और ये बुरी चीज है बाय द वे, ये मैं कोई इसको वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मार है सोसाइटी के अंदर। ये सदियों पुरानी प्रथा है कि भाई जैसे बच्ची होती है, बेटी होती है किसी घर में, तो जो फादर होता है वो गोल्ड की प्रिपरेशन शुरू कर देता है माइंड में। मतलब मामा जी होते हैं, तो अगर उनके घर में भांजी की शादी है तो मामा जी को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये इंडिया के अंदर हर परिवार के अंदर एक गोल्ड का एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो कि आपकी जरूरत है, नेसेसिटी में फॉल होता है वो। तो इसलिए आम आदमी के लिए और महंगाई उसकी मार पड़ेगी उस पे। जो अमीर आदमी है, डीप पॉकेट्स हैं, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पेस में था, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, सो थैंक्स काशिफ भाई हमसे कनेक्ट करने के लिए। आपने क्रिप्टो वर्ल्ड से जितनी भी अपडेट्स आ रही थी उनको आसान भाषा में हमें समझाया, उसके लिए शुक्रिया। एंड आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, फिर से आपसे जल्द कनेक्ट करेंगे। टेक केयर।